हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज विद संजीव कुमार में। जितने भी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सारे स्टूडेंटों के लिए मैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यूज का एक साथ कलेक्शन करके लाया हूँ, जिसका क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के सामने रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीन क्षेत्रों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर इन्हें तीन क्षेत्रों में बांटा गया। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि आ गए, ठीक है, पशुपालन आ जाते हैं, मुर्गी पालन आते हैं। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय में औद्योगिक हो जाएगा। और तृतीय में आते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय में आते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जैसे आ गया परिवहन के साधन, बीमा, व्यापार, नौकरी, ये सारे सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी ये अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये आपके दीर्घोत्तरी यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और ये MCQs में इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे कि निम्न में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे यहाँ कृषि क्षेत्र आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक आते हैं द्वितीय क्षेत्र में और सेवा आते हैं तृतीय क्षेत्र में। ये रहा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, भारत। यानी हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 15 मार्च 1950। बट वर्तमान में अभी इस योजना आयोग का नाम भी अब चेंज कर दिया गया और इस योजना आयोग के नाम चेंज करके अब बनाया गया नीति आयोग। ठीक है, अभी नीति आयोग जिसका नामांकन मतलब ये योजना आयोग था 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था, बट अब इसका नाम हो गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार यानी केंद्रीय भारत सरकार इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वो विकसित देश कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, बिहार। यानी बिहार पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पहला ऑप्शन है 22,553 रुपीज़, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया और 54,850 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपये। उसके बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो इसलिए हम 2008 और 9 के अनुसार ही हुए उसी के सर्वे अकॉर्डिंग हम लोग अभी पढ़ते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
पहला ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पटना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन और आय की गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन और आय की गणना का जो विधि है वो उसका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और उपयुक्त तीनों। तो ये तीनों दृष्टिकोण से आय, उत्पादन और आय की गणना की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत। अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी और सहकारी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महाजन, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली, तो सबसे लोकप्रिय साधन हो जाता है महाजन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक और महाजन। तो ये इनमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ये संस्थागत वित्त साधन है और ये सारे महाजन हुए, सेठ साहूकार हुए, रिश्तेदार हुए, ये सारे गैर संस्थागत कहलाते हैं। जैसे इनमें हमने पहला ऑप्शन में देखा था, पहला क्वेश्चन के अंदर महाजन जो हुआ था वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने की सबसे लोकप्रिय साधन है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है, तो संस्थागत है तो ये इसमें व्यावसायिक बैंक आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग RBI कहते हैं। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, 25 सभी सहकारी बैंक हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? लंबे समय तक लोन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है कृषक महाजन, दूसरा में भूमि विकास बैंक, तीसरा में प्राथमिक कृषि साख समिति और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना और बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, मुंबई। हमारी भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। और ऐसे केंद्रीय राजधानी हुआ हमारा दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा भारत की राजधानी कब बनी है? तो 1911 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1919 हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं सारे ऑब्जेक्टिव में जितने भी MCQs है, ये सारे एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिए जो आपको एग्जाम में बेनिफिट्स हो, अब अच्छे मतलब अपने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 190, 192, 199, 196। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1996। ये ग्रामीण यानी गांव लेवल का बैंक होती है, मतलब इसमें गांव के आसपास में ये होता है बैंक से। वेबसाइट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वेबसाइट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969 और 1975। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। वेबसाइट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेबसाइट बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1969 ईस्वी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का
तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पहला है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो हमने आई थिंक ये इस क्वेश्चन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्थिक विकास के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा था द्वितीय क्षेत्र और तीसरा था तृतीय क्षेत्र। तो या तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? पहला है 6, 4, 5 और 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। 5 प्रमुख घटक है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? अगला क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, कर्नाटक। ये बीमारू राष्ट्रीय श्रेणी में नहीं आते। बाकी जो भी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। जैसे बी आई से बिहार हो गया, एम से बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, आर से राजस्थान हो जाता है, यू से उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आते हैं। तो ये सारे बीमारू राष्ट्रीय श्रेणी में आते हैं, बस कर्नाटका के छोड़ के। अगला क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। हमने ये भी बताया था गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब होता है प्राइवेट। सरकारी का मतलब वहाँ जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलती है वो, और गैर सरकारी मतलब कोई निजी व्यक्ति द्वारा जो चलते हैं। तो सैन्य सेवा जो हमारे भारत में जो सेना की सेवा है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। वित्त सेवा, वित्त प्रदान करने की सेवा है जो भी है वो सरकार मतलब ग्रामीण केंद्रीय बैंक के द्वारा चलता है। रेल सेवा ये भी हमारे केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सेवा है। और ये जो है मॉल सेवा, ये कोई निजी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति मॉल खोलते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मॉल सेवा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कोयला से भी ऊर्जा उत्पादन होती है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा उत्पादन होता है, विद्युत भी ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो गया, इनमें से सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। उदारीकरण भी शामिल है, निजीकरण भी शामिल है और वैश्वीकरण भी शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, 5 अंक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब ऐसा कंपनी जो पूरे राष्ट्र में यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, जैसे फोर्ड्स मोटर्स, फोर्ड का जो कार सब आते हैं वो। अगला है सैमसंग का जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। उसके बाद है कोको कोला, ठीक है, और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है पहला है विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक। ख में है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। उसके बाद है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला, LG, रिबॉक, नोकिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
क हो जाएंगे, कोको कोला। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, तो मैं कुछ फिल इन ब्लैंक को भी सेलेक्ट किया हूँ, तो इसका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला है वैश्वीकरण का अर्थ। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का खाली स्थान के साथ समन्वय। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थ का खाली स्थान, देश की अर्थव्यवस्था का खाली स्थान अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व। यानी वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बना दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से किसको बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण को। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में खाली स्थान भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुख्य, यानी इन लोग का मुख्य भूमिका है इनमें। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को खाली स्थान का कार्य करती है। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को का कार्य करती है। तो विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने का कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1995 ईस्वी में। इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर या 1995 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? पहला है 1986, 1980, 1987 और 1988। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे 1986। बोला जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है ये आपको लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है VBR क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग के व्यू से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 15 मार्च को। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के अंदर। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करवा रहे हैं आप उन सारे वीडियो को रिमेंबर कर लीजिए एग्जाम ऑब्व्यू से। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको एज ऑब्जेक्टिव में आप तो 80 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना, 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अगर आप इन सारे वीडियो को रिमेंबर कर लेते तो 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि आप 40 में से 38, 39 एज 40 में 40 नंबर भी ला सकते हैं। इसलिए अच्छे अभी भी आप लोग सारे क्वेश्चन को रिमेंबर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1811 4000। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वर्णाभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी जो हम गोल्ड सब खरीदते हैं वो शुद्ध है, वो चीज़ सुनिश्चित करने के लिए हमें किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। यानी जो सोना सब खरीदते हैं उस पर उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, चेक करने के लिए हमें उस पर हॉल मार्क का साइन होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा।
तो देखिए उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए 3 फोरमें होती है, 3 संस्था होती है। पहला होता है जिला फोरम, ठीक है, जिसमें 20 लाख के नीचे तक का हम लोग करते हैं उसमें। उसके बाद होता है राज्य फोरम या राज्य आयोग, हाँ, और इसके बाद होता है राष्ट्र आयोग। तो यहाँ 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहेंगे तो राज्य आयोग, इनसे ज़्यादा रहेंगे तो राष्ट्रीय आयोग, और 20 लाख से कम रहेंगे तो हो जाएंगे जिला फोरम, कम रहेंगे तो ये भी अच्छी क्वेश्चन है। इसको आप लोग शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू से भी इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, या इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कोई शुल्क नहीं होता है। तो ये था आपकी क्लास 10th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यूज। इन सारे एमसीक्यूज को आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, और जो मैं कुछ जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताया था उसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो जो स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग खुद भी रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट, अपने क्लासमेट्स को भी पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम चलती रहेगी तब तक मैं इस तरह की रोज़ वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।